सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। अब आप एक चीज बताओ मुझे, आपने ऑब्जर्व किया होगा शुगर आप डिजोल्व करते हो पानी के अंदर, स्टिर करते हो ना, स्टिर करते हो तो क्या होता है, उसमें डिजोल्व होती है। अरे बोलो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, बात समझ में आएगी आपको। लेकिन आप उसको चूल्हे पे रख दो, 1 मिनट भाई, अगर आप उसको चूल्हे पे रख दो तो क्या होगा, आग लगा दो नीचे और चूल्हे पे रख, जल्दी डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला, जल जाएगी। अरे पानी पानी भी डालना है यार। 1 मिनट यार, मैं फिर से बोलो। अच्छा ठीक है, ईश्वर है यार, ये तो अली नहीं, अली तो आ गया शायद। अली, क्या मैसेज कर रहा था? ये क्या है, P इज इक्वल टू के डैश पी। आ गया, अली भी आ गया, 2 लोग आ गए, ईश्वर भी आ गया। चलो, ये क्या है भाई, P इज इक्वल टू के डैश पी, समझ में नहीं आया। अनुराग मिश्रा, अनुराग, अनुराग, एक तो अनुराग का भी क्या समझ में नहीं आया, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, P इज इक्वल टू के डैश पी, व्हाट डज इट मीन? तुम अपना माइक ठीक करो ना यार, कैसी कैसे पढ़ाई होती है तुम्हारी, बात ही नहीं कर सकते हो, मोबाइल में गड़बड़ है क्या? मोबाइल सीख, कार्टून है यार, मैंने पढ़ा दिया क्या? माइक ऑन है तो बोलता क्यों नहीं है फिर? माइक ऑन है तो बोलो। छोड़ो यार, फालतू में। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आपके शुगर के बीच में जो मॉलिक्यूल के अंदर जो शुगर है, शुगर शुगर किससे बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है उसमें, तो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल है उसके बीच का फोर्सेस कैसा है, जैसे आप उसको हीट करते हो, पानी में बॉयल करते हो, क्या होता है, फटाफट ब्रेक होता है, जल्दी से ब्रेक होता है। आप स्टीर करते रहते हो, नो डाउट स्टीरिंग के टाइम पे भी आप उसको एनर्जी देते हो, बट उतनी नहीं मिलती जितनी हीट से मिलती है। ठीक है ना? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, एक दूसरे से रिलेट करता है ये, देख, लेकिन हाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर। उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और वो उसको होल्ड करके रखता है, लेकिन वो होल्ड थोड़ी देर के लिए खत्म भी हो सकता है। थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू कीप देम अपार्ट, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसको एक साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं, एक साथ जोड़ के रखते हैं, और जैसे आप उसको थर्मल एनर्जी देते हो, दे दे कीप इट कीप देम अपार्ट, दोनों दूर दूर हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो यार, आपने आपने कभी सुना है कभी कि नेता जो है, नेता, लीडर्स, लीडर्स हमें अलग करते हैं, सुना है कि नहीं? दे कीप अस अपार्ट, हमें इकट्ठा कौन करता है? सुन के ताज्जुब होगा तुम्हें, लीडर्स हमें अलग करते हैं, लेकिन टेररिस्ट हमको यूनाइट करते हैं। ये बात सुनी है नहीं आपने? हाँ, ये सच है या नहीं, पहले बताओ, सच है या नहीं? एनीवे, जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा, थर्मल एनर्जी कीप देम अपार्ट, बट आपस में जो फोर्सेस है, कौन सा, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कीप देम टुगेदर, और थर्मल एनर्जी कीप देम अपार्ट। मॉलिक्यूल जैसे आप हीट टेम्परेचर रेज करते हो, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटर, अब ये तीनों जो रिजल्ट है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का और थर्मल एनर्जी का रिजल्ट है। अब इसके अंदर कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा। थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो गैसियस फॉर्म में रहेगा।
अब आपको समझ में आ गया होगा शायद। और याद रखना एक चीज, हेलो, एक छोटी सी बात बता दूं मैं, अगर किसी गैस को आप लिक्विफाई करना है, ध्यान से सुनना भाई, तो क्या करते हैं? 9th क्लास, अरे यार एक एक करके, हाँ, प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं। हाँ, अगर आप टेम्परेचर कितना भी घटा लो, सॉरी, टेम्परेचर रिमेन सेम कर दो आप, ठीक है, टेम्परेचर एक जगह रख दो आप, मान लो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप कितना भी प्रेशर लगा लो जितना मर्जी लगा लो, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो कभी लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अगर आपने वहां तक उसको लेके आया, अधिक मतलब बहुत कम करना चाह रहे हो लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं करना चाहते, फिर भी आप उसको, पता नहीं कितना 29.9 है या 30 है या 30.1 है, मुझे याद नहीं है, अगर इतने टेम्परेचर पे लेके आते हो तो CO2 क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना, अभी मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब वो लिक्विफाई हो जाएगी लेकिन हाई प्रेशर लगेगा। लेकिन मान लो कुछ प्रेशर लग रहा था, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कुछ भी, अगर आप बोले चलो ठीक है यार थोड़ा और टेम्परेचर कम कर देता हूँ 25 डिग्री, अब जो प्रेशर आप जितना लगा रहे थे उतने प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम प्रेशर से बात बन जाएगा, लेस प्रेशर रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, ये और कम प्रेशर में बात बन जाएगी, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो और कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएगी गैस। बात समझ रहे हो कि नहीं? और यही कारण है कि कभी भी कोई गैस देखना, कोई भी गैस जो कंप्रेस्ड है, आप कहीं की भी गैस देख लो, जो भी कंप्रेस्ड है, आप देख लेना, जब वो गैस निकलती है तो वो कैसी होती है? कोल्ड होती है। खास करके CO2 आपने देखा होगा आग बुझाने में काम आती है, फायर एक्सटिंग्विश करने का काम आती है कंप्रेस्ड CO2। याद है आपको कंप्रेस्ड CO2 कैसे निकलती है? गैस की फॉर्म में निकलेगी और सीधे सॉलिडिफाई होती है, सीधे सॉलिडिफाई होती है, पता है बात? रहती लिक्विड है, याद रखना, अपने हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में लिक्विड नहीं रह सकती, तुरंत सॉलिडिफाई होगी, और फिर सॉलिड के बाद क्या बनती है? सीधा गैस। और सिलेंडर में क्या थी? लिक्विड। लिक्विफाई करके हमने उसको सिलेंडर में भर दिया था, और जब आग लगी तो हम उसके ऊपर, जहाँ पे फ्यूल रहता है, फ्यूल कुछ भी हो, फ्यूल पेड़ पौधे कागज कुछ भी फ्यूल हो, वहां पे जब उसको छोड़ेंगे तो वहां सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब कवर कर लेता है, सॉलिडिफाई होने का मतलब बर्फ जैसा बन जाता है, इसलिए इस बर्फ का नाम क्या है? ड्राई आइस। CO2 जो बर्फ बनती है, क्या नाम उसका? ड्राई आइस। तो अगर आप इसको जेब में रख लो तो क्या होगा? है आपका 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 हाँ, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग होती है, क्या बताना चाह रहा है, बहुत मजेदार टॉपिक है, इसमें बस मजे लो, पढ़ने के लिए बहुत आनंद आता है, जिसने पढ़ा होगा वो जानता है। When molecular interactions are very weak, अगर very weak है तो सीधी सी बात है वो क्या होगा? Molecule do not cling together, आपस में जुड़ेंगे नहीं, to make liquid or solid unless thermal energy is reduced, जब तक आप उसकी थर्मल एनर्जी को कम नहीं करोगे। मान लो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक है, ध्यान से सुनना, अट्रैक्शन तो वीक है, अब अट्रैक्शन वीक होगा तो वो लिक्विड और सॉलिड तो बनेगा नहीं, लेकिन एक तरीका है, दूसरा तरीका है कि एक काम करो, उसकी थर्मल एनर्जी को कम कर दो, टेम्परेचर कम करो, इज रिड्यूस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी कैसे कम होगी? आप टेम्परेचर डाउन कर दो उसको। अब क्या होगा? गैसेस डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेसर ओनली, सिर्फ कंप्रेशन से गैसेस लिक्विफाई नहीं होती हैं, क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर कम करना पड़ता है। ऑल दो मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज, जबकि अगर आप सिर्फ कंप्रेस करते हो तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, आप उसको कंपेल कर देते हो एक दूसरे के पास आने के लिए, लेकिन याद रहे लिक्विड नहीं होगा। Although molecules come very close to each other and intermolecular forces operates to a maximum, अब जब बहुत नजदीक आ जाएंगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है बहुत तेज बढ़ जाएगा। However,
व्हेन थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, अब अगर आप उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हो तो फटाफट लिक्विड बनेगा। एक दूसरे के नजदीक तो आ ही चुके हैं। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर द गैसेस कैन बी वेरी इजिली लिक्विफाइड। So predominance of thermal energy and the molecular interaction energy of substance in three states is depicted like this। देख लो इधर, ये है predominance of intermolecular interaction। अगर intermolecular attraction ज्यादा है तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो अगर बढ़ेगा, मान लो बढ़ रहा है, तो भाई गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर प्रीडोमिनेंट थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो भाई उसकी ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब गैस स्टेट में रहेगी। कम रखोगे तो लिक्विड, और कम कर दोगे तो सॉलिड की स्टेट में रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। सब लोग जाग तो रहे हो ना, कहीं सो रहे? मैं बस बोल ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, जो भी है सिलेबस में है। आप एक चीज बताओ मुझे ईमानदारी से, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो 9th की चीजें याद रखते हैं? मैं नहीं समझता मोर देन 20% भी नहीं होते। सिर्फ 20% होते हैं जो 9th की चीजें भी पता है, 10th की भी, जिन्होंने 9th में ढंग से पढ़ा है। कुछ लोगों को तो होश ही नहीं रहता है कि 9th भी पढ़े हैं वो कि नहीं। इसी आपकी क्लास में कितने 16 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन 16 लोगों में कितने लोग हैं जिनको 9th कैसे पास हुए, क्या सिलेबस में था, उनको पता ही नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और ना ही पूछूंगा कि भाई कौन कौन है जिनको नहीं आता, वो कोई फायदा नहीं है पूछने से। लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा अगर आप 9th में नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लो, अब पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो एक काम करना है, गैसीय स्टेट यहां से शुरू होती है। गैसीय स्टेट में एक काम करना, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ना है ये। अगर आप नहीं पढ़े तो मैं अभी पढ़ने के लिए बोलूं या मैं आगे बढ़ूं? बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी पढ़ोगे या मैं आगे पढ़ने के लिए बोल दूं आपको, आप पढ़ लेना। उसमें क्या क्या डिफिकल्ट चीजें हैं मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ मैं बीच बीच में, ठीक है ना। मेरे को 9th का ही याद नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये पढ़ लेना, ठीक है। तो 9th पढ़ा भी है कि नहीं अली? तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, तो बहुत से बच्चे हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, ऐसा नहीं है कोई ध्यान रखता है कोई नहीं ध्यान रखता, समझ की बात है। किसी को समझ नहीं आती है बात कि पढ़ना भी कोई चीज होती है। जब हम पढ़ने के लिए बोलते थे तो कुछ कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, अरे कोई अपने आप से भी पढ़ना चाहता है क्या? बच्चे कभी नहीं पढ़ते 9th वाइन्थ के, उसमें से मैं बताया ना 20% बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा सीरियस होते हैं, थोड़ा सा, वो भी मार्क्स थोड़ा अच्छे आ जाए, उनका वही चाव होता है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है ये कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसीय स्टेट में मिलते हैं। कौन कौन है देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 18th ग्रुप का हीलियम और बाकी के सेकंड पीरियड के लोग हैं, फर्स्ट ग्रुप के दोनों, फर्स्ट पीरियड के दोनों हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी सब ये देख लो कितने ये गैस स्टेट में रहते हैं। तो ये गैस के बारे में बात हो रही है तो कम से कम आपको पता तो होनी चाहिए, डायटोमिक है सब के सब, N2O2 F2, ये डायटोमिक नहीं होते, याद रखना, ये N है तो N ही है, हीलियम है तो हीलियम है, ठीक है। यहाँ पे इसके छोटी छोटी बातें बता रहा है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है भाई, उनके बीच में स्पेस काफी रहता है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली घूमते रहते हैं वो। ये सब छोटी छोटी चीजें, इनको पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे बताना पड़े, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है गैस लॉज। अब इस जब ये मिश्रा बोल रहा था ना कि सर पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आया, अब हर चीज समझ में आएगी। तो गैस लॉज को यहाँ पे इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट बॉयल इन 1662, बहुत पुरानी बात है ना, देखो, द लॉ विच ही फॉर्मुलेटेड नोन एज बॉयल्स लॉ। Later on, attempts to fly in air with the help of hot air balloons motivated Jacques Charles and Joseph Louis Gay-Lussac to discover additional gas laws। क्या क्या गैस लॉज बने हैं? उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ, मालूम है ना, है ना।
तो वो एवोगैड्रो ने भी बहुत कुछ काम किया है। तो चलो अब एक एक करके पढ़ेंगे, और याद रहे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ एग्जाम में आएगा और जरूर आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। क्या आता है वो सारी बातें मैं बताऊंगा, इसमें से एक लाइन भी हम नहीं छोड़ेंगे। बॉयल रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बॉयल वाला भाई, बॉयल नाम है, मैं ये वाला बॉयल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला मत बोलना, मैं सिर्फ आपको याद रखने की वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा है, मैं भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहता था उन दिनों जब मैं पढ़ रहा था। एक कभी कभी प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाता है, कभी टेम्परेचर हो जाता है, कभी प्रेशर हो जाता है। तो बॉयल, तो मैंने भी ऐसे याद किया, बॉयल मतलब हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कर दो कांस्टेंट, तो बॉयल चला है, ऐसा मैंने सोचा। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल रीच टू द कंक्लूजन दैट, यहां से शुरू करोगे अगर लॉ आता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रहेगा बॉयल्स के मामले में बिल्कुल कांस्टेंट। और जिसको जितनी मर्जी बातें करनी है प्लीज मेरे से करो, पूछो अपने मन के, जितने भी मन के अंदर जो भी उमड़ घुमड़ रहे हैं आपके अंदर डाउट्स, वो बिल्कुल क्लियर करो। सो क्या बोलता है, ऑन द बेसिस, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट, एक चीज याद रखना, ये नहीं है कि जितनी मर्जी गैस ले लो, आपके लिए क्लियर वो बोल रहा है, आप मान लो नंबर ऑफ मोल्स n लेते हो आप, कितने कुछ नंबर, कि हाँ भाई इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो आपकी मर्जी। तो क्या बोलता है यहाँ पे ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज, अब देखो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स, मान लो n, वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, इनवर्सली मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझे, ये वाला देखो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, आपकी भाषा, आपको कौन सी भाषा यूज करनी है आप देख लो। तो अब एक चीज बताओ मुझे, आप साइकिल में और फुटबॉल वगैरह जब आप खेलते हो, तो फुटबॉल में हवा भरते हो? आप में से कितने लोग हैं फुटबॉल खेलते हैं? कितने लोग हैं फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मैड अबाउट फुटबॉल? अली, सुधांशु, पबजी ज्यादा पसंद है फुटबॉल? अगर नहीं खेलते हो तो समझ लो कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड अगर आप गेम्स नहीं खेलते तो। आजकल सब बच्चे अपना गेम्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो, तो आई होप ये समझ में आया कि नहीं आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन। तो दो चीजें यहाँ पे हेलो ध्यान से सुनना, कभी भी कांस्टेंट पूछता है ना कोई, कि भाई बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, सुनना भाई ध्यान से, इन तीनों में कौन सा सही है? और अगर ऐसा हो तो, अब आपकी समझ में आ गया होगा, है ना? टेम्परेचर, हाँ, तो टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो या नंबर ऑफ मोल्स बोलो, तो एक्चुअली ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, अब आप भूलोगे नहीं, मैं इसलिए जानबूझ के ऐसा बताया। ठीक है, सो P इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो इनवर्सली ये वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है यहाँ पे इसने K1 ले लिया। अब आप बोलोगे यार K1 क्यों लिया है, K ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, K ले लेता, P इज इक्वल टू K/V। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे, अभी चार्ल्स लॉ भी पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ भी पढ़ेंगे, तो फिर उसके लिए क्या लेते हैं आप, K की जगह P लेते, P तो प्रेशर होता है, तो यहाँ प्रॉब्लम होती, ठीक है ना, इसलिए क्या किया, K1 K2 K3, ऐसा कुछ नहीं, आप एग्जाम में अगर K1 नहीं लिखते मत लिखो, अगर आपसे सिर्फ चार्ल्स लॉ पूछा है या बॉयल्स लॉ पूछा है,
आप के लिख दो बस, सिंपली एक ही तो आपको लिखना है ना, बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको के इज कांस्टेंट, बस। तो वो 1 2 3 का मामला मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि 1 2 3 क्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इस पीवी को मैं इधर लेके जाऊं तो ऐसा नहीं लगता कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ऐसा नहीं लगता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब सीधी सी बात है, देखो अब प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है। साइकिल में हवा भरते हो तो आपके पास पंप होती है, एक ऐसे पिस्टन रहता है, एक हैंडल रहता है आपके पास, ये है ना, ऐसे कुछ रहता है ना, और ये पाइप रहता है। तो एक चीज बताओ, जब आप बहुत टाइट हवा भर चुके होते हो, इसके अंदर टाइट हवा भर चुकी है, फिर आप ऊपर से, जब ये फुटबॉल खाली है तब आप पुश करते हो, फटाफट 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 गैस भरती है। लेकिन जब एक सर्टेन प्रेशर बन चुका है, अब आपको लगता है कि हाँ 2 3 स्ट्रोक और लगेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारे खेलने लायक हो जाएगी। तब ऐसे में क्या होता है यार, जब आप प्रेशर डाल लगाते हो इधर से, तो क्या वो प्रेशर पहले जैसा लगता है? नहीं लगता। रीजन क्या है? ऑलरेडी वो प्रेशराइज कर चुके हो। अब आपको उसके ऊपर प्रेशर लेके जाना है, तभी वो कंप्रेस होगा। मतलब कहने का जो प्रेशर यहाँ पे है ऑलरेडी, आपको उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर हवा भरेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आप एक चीज बताओ मुझे अब एक छोटी सी बात, कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बात कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, प्रेशर मान लो बढ़ा रहे हो आप, तो वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा? अब आप गुब्बारे की बात मत करना, हाँ, अब बैलून की बात मत करना, बैलून की बात मत करो। सोचना है अब आपको कि प्रेशर बढ़ाओगे। यस, अगर आप छोटा सा एग्जांपल अगर आपने देखा हो कभी भी, तो वो बोलता है कि भाई एक पिस्टन ले लो, सिरिंज वाला पिस्टन है, इधर बंद कर दो, और यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है ना, आप इसको प्रेशर डाल लगा रहे हो, तो वॉल्यूम अभी इतना है, ज्यादा है, इसका मतलब कंप्रेस हो सकता है ये, इसका मतलब प्रेशर कम है। लेकिन अगर आप इसको प्रेस करते करते इधर से यहाँ तक आ जाते हो, आपने दबा रखा है इसको यहाँ, अब ये यहाँ तक आ चुका है, दबा के रखा हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम लेस हो गया, और प्रेशर बढ़ गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर अगर आप मान लो P और V का मल्टीप्लिकेशन कुछ करने पे 12 आता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, कुछ ऐसे कोई यूनिट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए है बस। मान लो P 2 है, तो V कितना करना पड़ेगा मुझे? 6 करना पड़ेगा, है ना। और P का मतलब प्रेशर, अब अगर मैंने प्रेशर बढ़ा के 3 कर दिया, तो वॉल्यूम पहले 6 था, अब कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि K उतना ही रहना है। अब अगर इसमें इसको 4 कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, मैं इसको 6 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और मैं 12 कर दूंगा तो हो जाएगा। और आप देख रहे हो, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रखना है। तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। सिस्टम का मतलब, मान लो आप साइकिल हवा भरने वाला पंप लेते हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर आपने अभी क्या देखा कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ बोलो। अरे जो मर्जी ले ले यार, वो तो मैं मल्टीपल के ले लिया हूँ, 4 ले ले, जो मर्जी लो यार, मैंने तो थोड़ी बना किया। बोलो पी क्या लेना है? हाँ तो ले लो, एक टाइम आता है जब दोनों बराबर हो जाएगा। भाई प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो और वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मान लो प्रेशर पहले 1 था तो ये 4 था, आप प्रेशर बढ़ा दिए तो एक आधा हो गया। प्रेशर आपने बढ़ाया, डबल कर दिया। भाई 1 into 4 था, मान लो पहले 1 into 4 था तो 4 था, तो इसका मतलब प्रेशर कितना था? प्रेशर आपका 1 था और वॉल्यूम 4 था। आप प्रेशर डबल करो, चलो प्रेशर डबल करो, 2 हो जाएगा, तो हाफ नहीं होगा वॉल्यूम? हाफ हाफ हो गया, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। आप पूछो जम के, मजा आएगा आपको भी पढ़ने में, समझ में भी आएगा।
देखो यहाँ पे बता भी रहा है, देखो वेयर K1 इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K1 इज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? अब उसी के ऊपर होगी, देखो अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट का मतलब वही है नंबर ऑफ मोल्स, किसके ऊपर? एक कांस्टेंट रखना है बस, ये आपने 1 मोल लिया, 10 मोल लिया, 50 मोल लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कांस्टेंट रखना हर बार। तो अमाउंट ऑफ गैस हो और टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो दो चीजें तो कांस्टेंट है, आपको ये दोनों कांस्टेंट रखनी है। ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन P इक्वल टू K, ये तो मैंने किया अभी। It means that constant temperature, product of pressure and volume of fixed amount of gas is constant. वही बात जो मैंने अभी बताई आपको न्यूमेरिकली, क्या बोलता है? It's mean the constant temperature, product of pressure and volume. अब constant तो टेम्परेचर रखना ही पड़ेगा आपको, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड, आप देखो ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट गैस, ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट गैस का मतलब क्या है? कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अरे यार वो मेरा काम है, तू क्यों घबराता है? समझता चल बस, वो तो मैं खुद ही बताता हूँ तुम्हें कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मेरी ड्यूटी है, डोंट वरी। कैसे पूछ जाएंगे, क्या करो क्या मत करो, मैं बोलता नहीं हूँ क्या? हर कदम पे बोलता हूँ मैं, हर कदम पे, चिंता मत करो, वो मेरा रोल है, डोंट वरी, एंड आई डू माई वर्क प्रॉपरली। आगे क्या बोलता है? अब ये बोलता है अगर मान लो कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1, मान लो कोई टेम्परेचर T रखा आपने, तो उस समय उसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है ना, और प्रेशर क्या होगा? P1, अंडरगोज एक्सपेंशन सो दैट वॉल्यूम वॉल्यूम बिकम्स V2। अब ऐसे केस में वॉल्यूम V1 था पहले, तो उसका प्रेशर P1 था। जैसे अभी मैंने क्या रखा, देख देख नहीं रहे थे अभी, PV इक्वल टू K था, तो मैं P को बढ़ा रहा था, कभी कम कर रहा था, तो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा था। मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि PV इक्वल टू K है, मान लो 12 है, तो 1 इंटू 12 ऐसे होगा, तो 2 इंटू 6 ऐसे होगा। तो ये मैं कर क्या रहा था? तो ये बता रहा था कि भाई ये P1 है तो ये V1 है, ये P2 है तो ये V2 है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। P2 और V2 है, तो P2 V2 का मल्टीप्लाई कितना है? 12, और P1 V1 का मल्टीप्लाई कितना है? ये भी 12, दोनों कांस्टेंट। इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना? डोंट वरी, क्लियर तो होना ही है, क्लियर भला होगा कैसे नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप इसको चाहो, देखो अब आप इसको इसको याद रखो बस, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, तो कभी P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, देखो उल्टा है ये। अब ऐसे में रट्टा मारते हैं और घबरा जाते हैं बेचारे, परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज डोंट मग अप ऑल दोज थिंग्स। एक चीज याद रखो बस, वो है जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आपको क्या करना है, आपकी मर्जी। जैसे P1 के नीचे P2 ला रहा है, लेके आओ, लो जी ये P2 यहाँ से यहाँ लेके आ गए। अब सीधी सी बात है, V2 इधर ऊपर है, तो V1 यहाँ लेके आ जाओ। तो अगर आपको एक चीज याद है, तो आपको फिर दूसरी चीजों की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप यूज करो भाई, ब्रेन है आपके पास, क्यों रट्टा मारते हो? ये ज्यादातर मैंने देखा स्टेट सिलेबस वाले हैं ना, जैसे ये और बट्टीफाई करके रखते हैं, उनसे पूछो ना कुछ तो बट्टीफाई मार के रखते हैं। आप बट्टीफाई मत करो, क्या ये काफी नहीं है अपने आप बनाने के लिए? नहीं बना सकते? हाँ, बस सिंपल। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। हाँ, तो मुझे पता है ना आपको कहाँ समझ में नहीं आता, क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब मेरा काम है। मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ, उसके लिए बेफिक्र रहिए। जहाँ मुझे ज्यादा समय देना होता है मैं बहुत टाइम देता हूँ, बहुत समझाता हूँ, समझा समझा के आपको बोर हो जाते हो, एक टाइम आता है बोलते हो बस अब बस करो, हो गया। तो चीजें हैं ऐसी, कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ टाइम लगता है। तो आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है एक जैसा, थर्म मतलब टेम्परेचर, थर्मल। आई होप समझ में आ गया होगा। आइसो, ठीक है ना। एक होता आइसो बार, बार मतलब टेम्परेचर, प्रेशर के लिए है, एक जैसा प्रेशर, एक जैसा प्रेशर होगा तो, ठीक है ना। आइसो कोर होगा, एक जैसा वॉल्यूम, एक जैसा
वॉल्यूम। एनीवे यहाँ पे एक जैसा आइसोथर्म क्यों है टेम्परेचर, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एक जैसा हो, ठीक है ना, इसीलिए आइसोथर्म यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रेशर बार के अंदर प्रेशर प्रेशर है वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, ठीक है ना, डेसी क्यूबिक डेसीमीटर या वी है वॉल्यूम, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब आगे बोलता है कि इसके बारे में समझाना चाहता हूँ, तो पहले मैं आपको समझा दूं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी, देखो बुक, कुछ लोग, मेरी ड्यूटी हमेशा डबल हो जाती है, हमेशा। कारण मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में एक एक लाइन पढ़ाता हूँ। एक एक लाइन मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बुक पढ़ते ही नहीं, कम से कम मेरे साथ तो एक बार पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पढ़ेंगे, शायद उनका मन कर जाए, अरे यार सर ने तो पढ़ाया था, चलो एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, शायद अच्छा समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोगों को जब तक तैयार करते 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 आपको बुक पढ़ना सिखाता हूँ, सब नहीं, मुझे मालूम है काफी बच्चे पढ़ते हैं बुक, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे, जो बच्चे बुक नहीं पढ़ते, मेरी आदत पड़ गई, आपसे मैं पढ़ा के ही मानूंगा, आपसे कैसे भी। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बताने की कोशिश करता है, लेकिन याद रहे कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो ऐसे में क्या किया इसने, एक टेम्परेचर को पकड़ा, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, मैं जैसे सिखाऊं वैसे सीखो। आप इन दोनों लाइनों को छोड़ दो, ये सब नहीं है यहाँ पे, छोड़ दो, नहीं है, ब्लू लाइन को देखो बस। आपने 200 केल्विन टेम्परेचर रखा, बस 200 रखा। अब ध्यान से सुनना, समझ में पूरा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, कहने का मतलब तो ये है। अब ये क्या बोलता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम तो तभी बढ़ेगा जब प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। या एक काम करो, उल्टा करते हैं, छोड़ो, आप प्रेशर को बढ़ाते हुए जाओ, बढ़ा रहे हो प्रेशर, प्रेशर बढ़ा रहे हो धीरे धीरे। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ ध्यान देना, ये प्रेशर आपने इतना सर्टेन अमाउंट का लगाया इसमें, तो ये चीज ज्यादा कंप्रेस हो गई, वॉल्यूम कम हो गया। देखो ये मान लो प्रेशर आपने कम लगाया था और ये था वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे आपने प्रेशर कम लगाया, प्रेशर देखो यहाँ पे लेस है, ये प्रेशर कम है कंपेयर टू दिस, तो जब आपने प्रेशर कम लगाया तो वॉल्यूम इसका इतना था, यहाँ तक आया था, और जब आपने और प्रेशर लगा दिया, प्रेशर बढ़ाते ही देखो वॉल्यूम और कम हो गया, कम होता जा रहा है। देखो और प्रेशर लगा दो आप यहाँ तक, तो वॉल्यूम देखो कितना कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम हो गया। और ज्यादा प्रेशर लगाओगे, हाई प्रेशर लगाओगे, तो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी गैस। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। हाँ तो ये, हाँ ये तो ये क्या कर रहा है, इसने, अब आपके दिमाग में आएगा सर 3 लाइनें 3 कर्व क्यों बनाए इसने, अरे आपको समझाने के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, इसने लिया था 200 का, तब वो गैस इस ऐसी बिहेव कर रही थी, अब उसने 400 केल्विन ले लिया। जब 400 केल्विन ले लिया, मान लो जिसके ऊपर आप एक्टिविटी करने जा रहे हो उसको 400 केल्विन तक आपने गर्म कर दी गैस को, गैस बहुत गर्म कर दी आपने। अब जब गैस गर्म करते हो, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आएगा, गैस गर्म करने का मतलब है आपने उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा दिया है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अब आपकी समझ में और अच्छा आएगा। मान लो आप यहां तक प्रेशर रखते थे, ध्यान देना, बहुत अच्छे समझना है, मैं आपको ग्राफ में अच्छे समझाऊंगा। मान लो यहाँ पे कुछ प्रेशर है, आपने इतना प्रेशर दिया, अगर उस गैस का टेम्परेचर तो आपने पहले ही कम करके रखा हुआ है, तो बेचारी कंप्रेस हो जाएगी और इसका वॉल्यूम यहाँ तक रहेगा। लेकिन 400 केल्विन वाली गैस, जिसको 400 केल्विन है, उतना ही प्रेशर दिया आपने, तो वो अभी भी कंप्रेस कम होगी, उसका वॉल्यूम अभी भी इतना है, देख लो, ये बात क्लियर है। और अगर 600 केल्विन रखी है आपने उस गैस की, तीसरी गैस के लिए, और सेम प्रेशर आप लगाते हो, तो वो गैस की एक्सपेंशन इतनी ज्यादा रहेगी, इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा रहेगा। तो क्या देखते हो आप स्लोली, कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, गैस का टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंगली बढ़ता कम होता जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं। जबकि यू आर कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर, जबकि देखो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना है,
लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे करना चाहता हूं कि एक प्रेशर के ऊपर रख के और टेम्परेचर वेरी करके देख रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, गैस का वॉल्यूम किस तरीके से कम बढ़ रहा है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? सभी लोग सोच सीखो। नहीं समझ में आ रहा मुझे बताओ, मैं दोबारा सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 बार बताने को तैयार हूं। सीखना है बस। नहीं समझ में आया फिर पूछो, फिर बताऊंगा। हो क्या रहा है आप खुद ही सोचो कि एक प्रेशर को, एक पर्टिकुलर प्रेशर को रख लिया और फिर आप देखते हो 200 केल्विन वाली गैस कितनी कंप्रेस होती है। देखो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गई। और मैंने बताया कि कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान से सुन लो एक चीज और, अभी अभी मैं बता दे रहा हूँ एक चीज। कंप्रेसिबिलिटी आपकी बुक से निकाल दिया गया है, बट इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज लर्न इट। बहुत मजा आएगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह करोगे और कंप्रेसिबिलिटी नहीं समझ में आए तो बीटेक में परेशान हो जाओगे, या फिजिक्स पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। फिजिक्स में परेशानी आएगी देख लो। तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे स्टूडेंट पढ़ें अच्छे से, जाने उस चीज को। एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आप मत करना तैयार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एग्जाम में अच्छा करो बस। तो फिर क्या देखते हो यहाँ पे कि ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने लिया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उस केस में क्या देखा आपने कि ज्यादा जिस 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 गैस का टेम्परेचर ज्यादा रखोगे वो कंप्रेस नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे आप कि थर्मल एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपार्ट करती है और प्रेशर क्या करता है, एक दूसरे को नजदीक लेके आता है। पढ़े थे कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? अभी कुछ बोलेंगे आप लोग? कुछ बोलेंगे आप लोग? कुछ सीखना है? फिर मैं अभी आपको बुक पढ़ाना शुरू करूंगा। बुक को पढ़ना है, बुक को तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे भी। देखो क्योंकि आपको यहाँ पे मजा आ जाएगा। अब मजा आएगा। Figure 5.5 shows two conventional ways of graphically representation Boyle's law. Figure 5.5a, ये वाला पोर्शन है, बोल रहा है इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5.3 एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो 3 टेम्परेचर है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने रिएक्शंस करवाई है। द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज डिफरेंट। भाई इसकी अलग से निकलेगी, इसकी अलग से, इसकी अलग से, क्योंकि इसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट अलग है। तीनों के कांस्टेंट अलग है क्योंकि टेम्परेचर आपने अलग अलग लिया है, ठीक है ना। तो आगे क्या बोलता है, बिकॉज द गिवन मास ऑफ गैस इट वेरीज ओनली विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से उसका चेंज हो रहा है। सो ईच कर्व करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तीनों का कांस्टेंट टेम्परेचर अलग अलग है एंड इज नोन एज आइसोथर्म। इस यहाँ पे टेम्परेचर एक एक जैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट, इसलिए आइसोथर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। हायर कर्व्स करस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, ये वाला हायर कर्व्स को बोल रहे हैं, तो हायर टेम्परेचर है इसका। इट शुड बी नोटेड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ क्या बता रहा था, तो क्या बता, हायर टेम्परेचर का इट शुड बी नोटेड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स। गैस का वॉल्यूम डबल हो रहा है किस केस में, इफ प्रेशर इज हाफ्ड। अगर, अरे क्या पढ़े थे यार, P इज इक्वल टू K, है ना। मैंने बताया था अगर ये 12 है, ये 12 इंटू 1 है, आप इसको हाफ कर दो तो 6 हो जाएगा। तो ये डबल नहीं होता, हाँ सिंपल। तो टेबल 5.1 गिव्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम इतना रखा है, मान लो इतना मोल है 0.09 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 केल्विन। तो ये एग्जाम्पल है उसी का। अब इसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि यार ये क्या है, ये तो 0 पे एक्सिस पे शो भी कर रहा है और T1 T2 T3 भी दिखा रहा है अलग अलग, क्या है ये। इनफैक्ट पहले तो आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा है क्या। और कभी भी किसी भी ग्राफ पे जहां कभी मत कूदो, नेवर। सबसे पहले आपका काम होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, क्या कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो इसने क्या किया है, इसने P और V का ग्राफ नहीं लिया, हाँ जी। तो इसने P और V का ग्राफ नहीं लिया है, इसने P और 1/V का ले लिया है। तो आपने क्या देखा, ध्यान से सुनना, अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। P इज, अभी क्या बोले थे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V?
बोल सकते हैं ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और इसने 1/v को लेके ग्राफ बनाया है, तो अब आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो। भाई प्रेशर बढ़ेगा अगर 1/v बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, प्रेशर बढ़ेगा अगर 1/v बढ़ेगा। अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, है ना। भाई सभी लोग, ये 2-3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यस सर बोलते हैं, बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है। मैं कंफ्यूज रहता हूं वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। राहुल, राहुल, ये कहाँ चला गया राहुल? गड़बड़ होगा उसका, क्या नाम, नेट की प्रॉब्लम है, नहीं तो मीटिंग छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, नेट का ही प्रॉब्लम है। हाँ भाई राहुल, हाँ हाँ मालूम है, समझ गया मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। नूपुर, राहुल, यार कभी हंस के भी बोल दिया कर, इतना दुखी दुखी सा क्यों रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा चार्मिंग आवाज नहीं आती यार तुम्हारी, जोरदार कड़क आवाज। छवि, छवि की तो म्यूजिकल साउंड आ रही है, आवाज ही क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, मैं समझ गया, अगर आ रही है समझ में बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक चीज बताओ मुझे, 1/v बढ़ेगा, यहाँ देखो, अगर आप देखो तो इसका मतलब आप जैसे जैसे 1/v बढ़ाते हो, ध्यान देना प्लीज सभी लोग, 1/v बढ़ाते हो तो आपका प्रेशर प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन अभी आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। 1/v बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, एग्रीड। लेकिन मजा ये इनमें देखने का है, इनमें मजा इन तीनों को देखो, ये तो हर कोई जानता है। तो अब आप क्या देखते हो कि 1/v अगर बढ़ा, 1/v मतलब वॉल्यूम उल्टा, वॉल्यूम कम हो रहा है भाई। 1/v बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है। हाँ तो अब, हाँ वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान दो, ये T3 ज्यादा टेम्परेचर वाला है, ये T2 कम टेम्परेचर वाला, T1 और कम टेम्परेचर वाला है। अगर आप ऐसे टेम्परेचर कम रखते हो तब क्या होता है, T1 और T3 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखो। अब वो देखने की बारी है आपकी। अब ऐसे में क्या कर रहे हो आप, अगर आपने इतना 1/v रख दिया, 1/v मतलब वॉल्यूम, आपने इतना वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अब क्या देखते हो कि अगर वो गैस ज्यादा ठंडी है तो कम प्रेशर पे ही बेचारी कंप्रेस हो गई। बात समझे कि नहीं, इस इतना वॉल्यूम जो आपने कम किया है, कम ज्यादा जो मर्जी बोलो वो फर्क नहीं पड़ता, इस वॉल्यूम तक आप जो है इस कम प्रेशर पे इस वॉल्यूम पे लेके आ गए। क्यों लेके आ गए, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। और आपको मैंने शुरू में बताया है कि लिक्विफाई करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, एक तो प्रेशर देना है, साथ में टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो आपका जुगाड़ कम प्रेशर से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, एक सर्टेन वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लगा दिया, भाई ये वॉल्यूम है मेरा, मुझे इस वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। तो इस वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं क्या देखता हूँ कि जो ठंडी गैस है T3 T1 सबसे ठंडी है ना, वो कम प्रेशर पे इस वॉल्यूम पे ले आया मैं। लेकिन T2 उससे ज्यादा गर्म है, उससे ज्यादा टेम्परेचर है, तब मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है उस वॉल्यूम में लाने के लिए। और T3 का और ज्यादा टेम्परेचर है, मुझे और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इस वॉल्यूम पे लाने के लिए। 3 एक्सपेरिमेंट से। तो ये ग्राफ 1/v का है, P इंटू 1/v। आई होप अब आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मुझे ग्राफ समझ में नहीं आए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट, एक बार पढ़ना, खुद भी पढ़ना, ठीक है। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आप अपने साथ बहुत 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 नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट बॉयल्स लॉ ये भी पढ़ लेना है, सब मैंने पढ़ा दिया। चलो डेंसिटी के बारे में बोलता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब आगे बोलता है इफ यू पुट वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन, तो v इक्वल टू क्या होगा, डी बाई एम हो जाएगा ना, तो सॉरी v इक्वल टू क्या है, m बाई डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर हम v की वैल्यू को रख दे इक्वेशन में, फ्रॉम बॉयल्स लॉ इक्वेशन वी ऑब्टेन रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप आएगी,
ये देखो इधर, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई के पी और के डैश पी। और मेरे ख्याल से यही पूछा जा रहा था कि ये कहाँ कैसे आया। मिश्रा जी, मिश्रा जी, अच्छा मिश्रा तो बोलता नहीं, मिश्रा का तो माइक ही खराब है। तो बॉयल्स लॉ जो पढ़े थे आप अभी, क्या था वो, डी इज इक्वल टू एम बाई वी लिखना है बस, अगर आपको समझना है तो ध्यान दो भाई, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, राइट। वी इज इक्वल टू क्या होता है, अब आप मुझे दिखाएंगे अभी है नहीं है, तो वी इज इक्वल टू क्या था बताओ मुझे, अगर आपको याद हो, या सॉरी इसको छोड़ो, ऐसे याद है ना आपको, 1/v या k1 साथ में, तो v अगर मैं इधर लेफ्ट साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, और p कहाँ आ जाएगा नीचे, k1/p। लेकिन यहाँ पे d जो है ये 1/v है, तो इसको मैं 1/v लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, p/k1। बात समझ में आ रही है। अब आगे सुनना, आगे सुनना, आगे सुनना, यहाँ पे क्या बताने जा रहा है ये, क्योंकि m क्या है, मास, m क्या है, मास, मास आपने रखना है कांस्टेंट, और k तो कांस्टेंट है ही, इसने क्या किया, इस पूरे को एक नया नाम दे दिया k डैश। अब बताओ समझ में आएगा नहीं, मास तो कांस्टेंट है, तो d के लिए एक फॉर्मूला बन गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, k डैश p। तो आपको मास वास की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको डायरेक्टली बताने के लिए कि प्रेशर से भी आप डेंसिटी पता कर सकते हो, लेकिन उसका कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर के साथ k डैश के मल्टीप्लाई करो, k डैश क्या है, m/k1। अगर क्लियर है, याद रखना, फॉर्मूले भी याद रखना आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी किसी ने पूछा था ना कैसे पूछे जाएंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन है उसी का, बट बहुत हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर लिया उसने और उसको बैलून को फिल किया, इट विद हाइड्रोजन गैस, इट विल बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। अगर प्रेशर इससे बढ़ा, जो भी प्रेशर था उससे ज्यादा कितना हुआ, 0.2 बार, एक्सीड होता है, एक्सीड मतलब बढ़ना, अगर एक्सीड होता है 0.2 बार से तो बस्ट हो जाएगा। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्युपाइज दिस मच लीटर ऑफ वॉल्यूम, ये बात पता है नहीं आप, हाँ भाई ध्यान से सुनो, है हाँ सुनो, सुन लो, अभी पहले मैं सिखा दूं पहले कुछ बातें, नहीं तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। कहाँ गया यार, ये रहा। बहुत ध्यान से देखना, इस पे किसी की नजर नहीं जाती, किसी की नजर नहीं जाती, बहुत ध्यान से देखोगे तब आपकी समझ में आएगा। 22.4, जनरली हम 22.4 लीटर लेते हैं, ध्यान से सुनना, अभी समझ में तभी आएगा। 22.4 लीटर गैस, अगर आपको याद हो 9th क्लास से लेके मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़े हो अभी तक, उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा अभी, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये क्या बताता है, मान लो मैंने लिया है 2 ग्राम ऑफ गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मैंने 2 ग्राम ली, तो अब आप क्या बोलोगे, सर ये 1 मोल है, कितनी है, 1 मोल। या मैं लेता हूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2, या मैं लेता हूं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये सब 1 मोल है, ये सब 1 मोल है। और अब अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इन सब को इनके वॉल्यूम में लूंगा, तो एक पूरा का पूरा 22.4 लीटर का जो गैस चैम्बर होगा, या जो भी आप बताओ, जो भी कंटेनर है, सब कोई इसमें 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में,
कंडीशन पे विशेष ध्यान देना आपको। कंडीशन कहाँ गया यार वो? कंडीशन आपको याद रखना है, कब ऐसा कब होगा, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस of a combination of gases occupies 22.4 liter of volume at STP standard temperature pressure। तो उसका प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। याद रहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटम होना चाहिए, ना कि 1 बार। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, यहां पे मैं आपको फर्क अभी बताऊंगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा होता है या 1 बार? बोलो, नहीं मालूम? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, 1 बार प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये कितना होता है? ये 1.01325 इतना होता है। अगर ये 1 है, 1 बार प्रेशर अगर 1 है तो ये इतना होता है। कितना होता है? 1 पॉइंट इतने बार होता है। ये इतने बार। अरे शांत रहे यार, बताऊंगा मैं क्या होता है। अगर ये 1 बार प्रेशर है तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे मैं इसके हिसाब से इतना रखूंगा, 1.0125, मतलब इतना थोड़ा सा ज्यादा होता है। और यही कारण है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ध्यान रखना, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, इसीलिए 22.4 लीटर होता है। लेकिन अगर मैं 1 बार प्रेशर लूं, इसका मतलब थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा, ये तो ये 22.7 लीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 सॉरी कितना लिख दिया भाई इसने? 24.7, 22 में लिख रहा था, हाँ 24.7 हो जाएगा ये। क्यों होगा? अब ध्यान दो, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये 22.4 लीटर होता है। और जनरली हम इसी को लेते हैं, ज्यादातर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। और ये कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेता है? 273 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर SATP लेना है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस केस में आपको लेना है 1 बार प्रेशर। देख लो यहाँ पे कितना है, 1 बार प्रेशर। और टेम्परेचर कितना होगा? 298.815। कितना होता है ये अराउंड होता है 273 निकाल दो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में फर्क देख लो, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 1 बार प्रेशर होगा, तो प्रेशर थोड़ा कम होने की वजह से इसका वॉल्यूम हो जाता है 24.7 लीटर, 24.7 लीटर हो जाता है। और अगर यही प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो 22.4 लीटर है। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये बातें लोगों को नहीं आती समझ। अभी क्लियर है? सब लोग शांति से बैठे हैं, नो डिस्कशन। भाई गर्ल्स, तुम लोग भी क्लास में हो ना? एक तो गर्ल्स हैं भी कम, 3 तो गर्ल्स हैं, 3 ही है ना शायद, महक, छवि और श्रेया। तो चलो ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं, अगर आप बोल नहीं रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी समझ में आया है। तो क्या मैं इस पेज से आगे निकलूं? ठीक है ना? हाँ ओके। इस पेज पढ़ना जरूर, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मैं फुल टाइम दे रहा हूँ आपको अच्छे से। मैं इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करता हूँ इसके बाद कोई क्लास ना रखूँ, जिससे कि मैं आपको कितनी भी देर तक पढ़ा सकूँ। अब आगे इसने क्या बोला? इफ एट 1 बार प्रेशर, ध्यान देना, इफ एट 1 बार प्रेशर
द गैस ऑक्यूपाइज 2.27। अब आप देखो यहाँ पे लीटर वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड, का मतलब किस वॉल्यूम तक आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो विदाउट बस्टिंग, है ना, यही बात कर रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2, वेरी सिंपल। इफ P1 इज 1 बार और V1 कितना है फिर उसका 2.27, अगर 1 बार पे उसका वॉल्यूम अगर आप लेते हो तो वो आपको दिखाई देता है 2.27, 1 बार प्रेशर होता है। और फिर P2 कितना लेते हो आप दूसरा, एक तो 1 बार हो गया आपका, 0.2 बार है। अब 1 बार के बारे में इसने बता दिया था, अब 0.2 बार के बारे में बता रहा है, तब वॉल्यूम कितना होगा, तो V को यहीं रहने दो, V2 को यहीं रहने दो, P2 इसके नीचे आ जाएगा, बस और क्या, ये रहा। और सारी इक्वेशन आपको सब पता है, 1 बार, 0.2 बार, 2.27, तो 11.35 लीटर। सिंस बैलून बस्ट एट 0.2 बार प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ बैलून शुड बी लेस देन 11.35, क्योंकि 0.2 बार प्रेशर के ऊपर इतना वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे इसने इसके प्रेशर सॉरी इतने वॉल्यूम में पहुंचेगा फटाफट बस्ट हो जाएगा। तो आपको इससे थोड़ा सा कम रखना है, जब आप इसे थोड़ा भी कम रखोगे तो बैलून फटेगा नहीं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनो। अभी चार्ल्स लॉ के ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम में। बॉयल्स लॉ में किसका रिलेशन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, ठीक है, भूलना नहीं। तो चार्ल्स एंड गै-लुसाक परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन गैसेज इंडिपेंडेंटली टू, तो इसने क्या बोला था, दे फाउंड दैट, अब यहाँ से देखना क्या बोलते हैं, या यहाँ से थोड़ा सा और बता देते हैं। देयर इन्वेस्टिगेशन शोड दैट फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स सेम रखना है। गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग। ये मैं दोबारा से समझाऊंगा। Their investigation showed that for a fixed mass of gas, यहाँ तक क्लियर है, a constant pressure, क्या रखना है, at constant pressure। अब यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। बॉयल्स लॉ में आपने क्या रखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आप कभी भी ध्यान रखना, जैसे ही, हाँ ठीक है, आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे किसी भी चीज का, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब लेकिन कांस्टेंट प्रेशर रखोगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दो, आप प्रेशर को कांस्टेंट रख दो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दो तो प्रेशर बढ़ेगा। ये बात पता है कि नहीं, सुनो मैं बताता हूं। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का वॉल्यूम आपने पहले से फिक्स कर दिया, भैया बर्तन इतना ही बड़ा रहेगा, बर्तन इससे छोटा नहीं करूंगा, बड़ा नहीं करूंगा। आपने कुछ कुक करने के लिए या प्रेशर या पानी रख रखा, आपने जो अंदर आपने रखा है, अरे यार बैटरी जाने वाली है, हाँ प्रेशर कुकर में आपने वॉल्यूम एक कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट ही होता है ना, आपके घर में ही प्रेशर कुकर है, उसका कांस्टेंट ही वॉल्यूम रहता है, उसको घटाते बढ़ाते तो है नहीं। अब आपने आग लगा दी चूल्हे पे और प्रेशर कुकर रख दिया, उसके ऊपर कुछ उसके अंदर डाल दिया, क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ेगा, प्रेशर। क्या बढ़ता है बोलो, प्रेशर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, ये चार्ल्स लॉ बोलता है कि भैया प्रेशर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो। अब ऐसे केस में मान लो आपने एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन है आपके पास यहाँ, ये ऐसे पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन, जनरली हम लोग कौन सी भाषा में बोलते हैं, पता है नहीं ये बात। यहाँ पे आपने ग्लिसरीन वगैरह लगा दो यहाँ पे, जिससे कि फ्रिक्शन लेस हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन, एक मिनट,
अरे आ जा भाई कलर। हाँ, तो मान लो ये फ्रिक्शनलेस है, पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही लाइट वेट, उसका वेट का ज़्यादा फर्क नहीं है, ये वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लगा दी आग, हीट कर रहे हो आप, हीट करना शुरू करोगे तो क्या होगा बताओ। याद रहे फ्रिक्शनलेस है, फिक्स नहीं है ये, क्या होगा बोलो। पिस्टन स्लोली ऊपर उठेगा, रीजन भी है, ये एक्सपेंड होगा, गैस जिसके अंदर, गैस उसके अंदर जितनी भी है वो एक्सपेंड होगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम फिक्स नहीं रखा है। ये प्रेशर कुकर नहीं है, यहाँ पे आपने पिस्टन लगा दिया है और फ्रिक्शनलेस है, ऊपर की तरफ उठेगा ये। समझ में आ गई है बात। तो यहाँ पे ये यही तो बता रहा है, दे फाउंड दैट फॉर सॉरी यहाँ पे कहाँ थे, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होती है कब, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग, और ये कम होगा जब आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, और ठंडा करोगे तो और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप ये वाली भाषा, ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हाँ आपको लिखना है लिख दो, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं रहेगी प्रॉपर आपकी। दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर एक एक डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय दिस मच, जो वॉल्यूम था उसका ओरिजिनल, उसका इतना पार्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो इतना बढ़ता है। आप सोचोगे यार ये क्या मुसीबत है, ये कहाँ से आ गया, बताऊंगा अभी। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय दिस मच, इतना इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो। Thus, if volume of the gas 0 डिग्री सेंटीग्रेड at T temperature is V naught, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे T जो टेम्परेचर देते हो आप किसी गैस को, उसका वॉल्यूम V नॉट है, मान लो V नॉट है, ठीक है ना। तो एंड वी टी रेस्पेक्टिवली, मतलब V नॉट एंड वी टी, एक मिनट यार क्या बोलता, अच्छा हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के T डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नॉट था, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे वी टी होगा। ये बात क्लियर समझ में आएगी नहीं? हाँ जी। तो अब ये क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम वी टी का मतलब है, टी से कोई मतलब नहीं, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो उसने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होगा उसका दिसमच वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो बढ़ने का मतलब प्लस किसका, उस टोटल का वॉल्यूम का इतना भाग बढ़ जाएगा, टी बाई, भाई कितना बढ़ जाएगा, 1/273.15, लेकिन टी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर रखोगे उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आप क्या करते हो, क्या देखते हो कि वी टी जो है, वी टी कितना होता है, वी नॉट प्लस टी बाई 273.15 इंटू वी नॉट, इतना टेम्परेचर हो, इतना वॉल्यूम हो जाएगा, बस खत्म हो रहा है। चलो भाई ध्यान दो, ये बात को समझना है आपको, और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसी को बना के रखा हुआ है, ये पक्का आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। चार्ल्स लॉ, इसको लिखना सीख लो आप। अब इसने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे आपको इतना मिलता है, ये कि बोलता है 273.15 प्लस टेम्परेचर, अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये सॉरी इतना वी नॉट का मतलब जितना उसका वॉल्यूम था ओरिजिनल, उतना इससे से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको वी टी मिलेगा, इस ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वी है उतना मिलेगा, ये इतने से मल्टीप्लाई करो, 273.15 में टी से प्लस कर दो और फिर 273 से डिवाइड करो। एट दिस स्टेज, ये याद रखना है आपको, लिखोगे तभी याद होगा। अब क्या बोलता है, एट दिस स्टेज वी डिफाइन अ न्यू स्केल फॉर टेम्परेचर सच दैट T डिग्री सेंटीग्रेड ऑन न्यू स्केल इज गिवन बाय, इसीलिए आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है उसको कैसे कैसे करोगे, अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में है T डिग्री, तो उसको 273.15 से प्लस कर देते हैं, पढ़े थे ना 9th क्लास में, ये तो याद ही होगा। तो
ये 0.15 शायद निकाल दिया था, आपको नहीं चाहिए था वो 0.15 टेम्परेचर, 0.15 आएगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। और आप लोगों को भी वैसे भी बता दे रहा हूँ 273 लेना ही लेना। आप जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे 0.15 ले लोगे तो अपने लिए जाल बुन लोगे। हाँ, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप जो मर्जी लो, जितना मर्जी एक्यूरेसी लो। ओके, सो न्यू स्केल आपको ये मिल जाएगा टी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब साफ साफ पता चला 273.15 है। दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द केल्विन टेम्परेचर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। Thus 0 degree centigrade on the Celsius scale is equal to this much. At absolute scale, note that degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature, that is Kelvin. Kelvin में आप 0 कभी मत लगाना, मतलब डिग्री कभी मत लगाना। आपने कभी देखा है डिग्री लिखा हुआ? सेंटीग्रेड के ऊपर मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लिख सकते हैं आप, लेकिन 273 जब इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 288 केल्विन लिखेंगे, आप डिग्री नहीं लिखना, ठीक है ना? तो याद रखेंगे, मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। सो क्लियर हो गया ये भी। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्केल। और सुन लो ध्यान से, अब आप जब भी आप कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे, शायद इसीलिए इस चैप्टर के बाद में रखा है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो सब की सब आप केल्विन में ही करेंगे, ठीक है? केल्विन में ही करना अभी। Thus we add 273. अब ये तो वही बार बार वही बातें कर रहा है। If we write T is equal to 273.15 plus T, तो T नॉट क्या होगा? 273.15, ये सबको पता है। In the equation 5.6 we obtain the relationship. अब ध्यान देना, अब ये रिलेशन जो ऊपर लिखा हुआ, ध्यान ध्यान दो। ये आप बोलोगे इतना छोटा कैसे लिख दिया? अरे भाई, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ, तो यहाँ पे क्या था? जो टेम्परेचर टी के ऊपर हो, तो ये क्या टेम्परेचर था? 273.15 प्लस टी, यही तो था। और टी नॉट कितना होता है? 273.15। अब इसी को क्या कर दिया, इस वाले टेम्परेचर को, क्योंकि प्लस टी लिख दिया है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम टी टी लिख देंगे। और ये जब 273.0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको 273 टी नॉट लिख देंगे। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, और वी टी के नीचे वी नॉट ले लो, यहाँ पे इसके यहाँ पे ले लो वी टी बाई वी नॉट, तो यहाँ पे क्या है? टी टी बाई टी नॉट। ये आपके पास एक और नया फॉर्मूला बन गया है, चार्ल्स लॉ है ये। वी टी बाई वी नॉट, या यहाँ पे वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? 2 ऊपर 1 नीचे, तो टी 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर तो 1 ऊपर, वी 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 टू नीचे तो टी टू नीचे, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी लिखो। सेम वे इसने क्या 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 किया था, देखो वी वी इकट्ठा किया, टी टी इकट्ठा किया, अब वी और टी इकट्ठा कर रहा है तो वी और टी ऐसे होगा, वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू। तो क्या देख रहे हो आप? अब ध्यान से सुनो इधर, मान लो दो ऐसे ही टी इक्वल है, तो भाई वी थ्री बाई टी थ्री भी तो होगा, वी फोर बाई टी फोर भी होगा, इसका मतलब सारे इक्वल है। कौन इक्वल है? तो इक्वल है तो क्या लिखेंगे? के कांस्टेंट, दैट इज के टू। तो अब आपकी समझ में आ गया, 10 वी इज इक्वल टू क्या है? के टू टी। के टू चार्ल्स के लिए आया है, चार्ल्स कांस्टेंट के लिए, तो ये चार्ल्स ला है। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolutely temperature। तो मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, इससे रिलेटेड एक 100 बार आप लोग खुद करो, ठीक है? जानने की कोशिश करो। ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन where the temperature is 23.4 degree centigrade, the balloon is filled with 2 लीटर एयर, 2 लीटर की एयर वहां पे उसे भर दी गई, ठीक है ना?
तो वहां पे टेम्परेचर क्या था 23.4। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशियन, जहां पे उसका टेम्परेचर 26.1 है। टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, याद रहे। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल द वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि बैलून है, प्रेशर कुकर नहीं है। बैलून का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलो देखते हैं कितना बढ़ जाएगा, 2.018 लीटर। पहले कितना था, पहले 2 था शायद, 2 लीटर था एयर का, 2 लीटर एयर भरी गई थी। अब उसका वॉल्यूम 2 लीटर है, लेकिन अभी जब प्रेशर आपने बढ़ा दिया, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है ना। तो आई होप ये फार्मूला तो समझ ही गए होंगे। ये वाला काम अब आपका करना है, इसको खत्म करो, ठीक है, और इसको भी आप तैयार कर लो। कोई डाउट आए तो कल पूछो, ओके। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 273.15 आप ऐड करते हो, तो 0 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो आप इतना ऐड कर दोगे। तो आप मुझे बताएंगे ये क्या है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है 0 डिग्री। 273.15 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मुझे बता सकते हो कि कभी भी कितना कितना आप टेम्परेचर कम कर सकते हो, बताओ। कभी सुना होगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ तक हो सकता माइनस, -273.15 अगर आपने किया तो कोई भी चीज बचेगी नहीं, तो ये कभी नहीं मिलने वाला आपको। यहां पे जब आप इतना कर दोगे तो उसका उस चीज का वॉल्यूम ही नहीं बचेगा, आपके पास उस चीज का वॉल्यूम बचेगा ही नहीं, वॉल्यूम हो जाएगा 0। अभी किसी चीज है, कोई भी चीज है, अगर वहां का टेम्परेचर कर दिया इतना तो वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, है ना। दिमाग में आई बात, तो दिमाग में आएगी तो चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी सी बात बताता हूँ, अब आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, देखो इधर, V बोलता है वॉल्यूम निकालना है आपको, V नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जरा मुझे बताओगे क्या टेम्परेचर रखा आपने, 273.15 माइनस 273.15, जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब पूरा 0, ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज का वॉल्यूम, तो किसी भी चीज का वॉल्यूम 0 होता है क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब 2 माइनस 273.15 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे बता भी रहा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन सेल्सियस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ऑन एक्सटेंडिंग टू 0 वॉल्यूम each line intercept the temperature axis at -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका स्लोप बना रहा है, यहाँ पे बता भी रहा है, यहाँ पे सभी के सभी ऐसे मिल रहे हैं। तो मतलब ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है अलग बात है, प्रेशर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बताना चाहता है कि वॉल्यूम भैया अगर आप यहाँ रख दिए इस टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम विल बी 0। तो -273.15 कॉमा 0 लिखेंगे आप, मतलब अगर ये टेम्परेचर होगा तो 0 वॉल्यूम होगा। तो यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। समझ में आया है कि नहीं भाई, है ना। थोड़ा पढ़ना और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करना है आपको, काम करके लाना है। ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम से कम 8 सवाल, 5-6, चलो 8-10 ज़्यादा हो जाएगा। पहले बताओ आपके एग्जाम, केंद्रीय विद्यालय तो बताता ही नहीं है कभी एग्जाम है कब है क्या पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये -273 डिग्री सेंट लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पूछ रहा है, इन टर्म ऑफ चार्ल्स लॉ क्या पॉसिबल है। हाँ, क्या बता रहे थे, दिसंबर में हाफ ईयरली में क्या क्या आएगा, कुछ बताएंगे। बाप रे, मेरी जान निकालेंगे।